रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि जो बीजेपी वाले कहते हैं, जो भी काम होते हैं हमारे भारत देश के अंदर मोदी सरकार के द्वारा ही होते हैं। तो क्या लगता है कि जो आजकल जो हमारे देश के अंदर कभी संविधान पर या कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी बाबा साहब की मूर्तियों को इधर से उधर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी कभी हमारे देश में जो एससी और एसटी और ओबीसी वर्ग के जो अधिकार हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, और कभी संविधान को ही बदलने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे देश का जो विकास हुआ है, जब से हमारा देश का संविधान बना है उसके बाद ही हमारे देश के अंदर जो जिस तरीके से विकास के मार्ग पर चल रहा है हमारा भारत देश, जिसमें एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों का जब हमारे देश की सत्ता में हिस्सेदारी मिली, उसके बाद में हमारा देश विकसित देशों में आने की कोशिश कर रहा है और विकसित होने की राह पे चल रहा है। क्या जैसे जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो एक फैसला अभी दिया गया है हाल ही में कि एससी एसटी वर्ग के जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया जाए, जो लोगों को आरक्षण मिल चुका है उनको हटा के जो जिन लोगों को नहीं मिला है उनको दिया जाए। क्या इस विषय पर कहना है हमारे भारत देश के वकीलों का? और इसी विषय को जानने के लिए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के तहसील एहमदपुर में स्थित प्रेमलाल बौद्ध जी के यहाँ पर, जो कि आगरा के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। और क्या कहना है सर, क्या कहना है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो एक जजमेंट दिया गया है एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेके? और एक सवाल हमारा इसी के साथ में एक और है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है अन्य विषयों पर, संविधान के विषय पर कि इसको बदलना है या इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और दूसरा जैसे कि हमारे जो एससी वर्ग है उनके जो एट्रोसिटी एक्ट था उस पर भी उन्होंने एक फैसला दिया था, या जिस प्रकार से जो भी संविधान में जो गरीबों को जो वर्षों से जो वंचित लोग थे उनको जो अधिकार मिले, उन्हीं पर ये लोग टिप्पणियां करते हैं कि इसको बदलना चाहिए, इसमें कमी है या कुछ कर दें। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि जिस प्रकार से जो हमारे देश में मंदिर हैं, मठ हैं, जहाँ पर एक ही समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है वर्षों से, क्या वहाँ पर एससी एसटी ओबीसी के लोग भी तो जाते हैं वहाँ पर अपना मत्था टेकने या पूजा करने? क्या उनको नहीं क्या उनमें योग्यता नहीं है कि उनको भी पुजारी या मठ अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि उनमें भी समानता आए, कि उनको भी इन चीज़ों में भी समानता का अधिकार मिले? क्या कहना है इन दोनों पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो आरक्षण पे जो अपनी फैसला दिया है, और ये जो मठों पे जो एक ही समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेके वहाँ पर भी अन्य समाज के लोगों को भी स्थापित करना चाहिए? सभी भाइयों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने जो एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत है। ये देश को बांटने का तरीका है। एससी और एसटी में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है अब तक, तो उन लोगों ने मेहनत की है, परीक्षाओं में कंपटीशन पास किया है, उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। आरक्षण का लाभ किसी अनपढ़ आदमी को नहीं मिल गया। अब एससी में दूसरी जो उपजातियां हैं, अन्य जातियां हैं जो आरक्षण से वंचित रह गई हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। वो जातियां आरक्षण का लाभ क्यों नहीं ले पाई, इसके लिए उन्हें इसकी जांच कमेटी बनानी चाहिए कि एससी में कौन सी जाति ज़्यादा फ़ायदा ले रही है, कौन सी कम ले रही है, एसटी में कौन सी जाति फ़ायदा ले रही है, कौन सी कम ले रही है। तो शिक्षा के अभाव में जो एससी में दूसरी जातियां आरक्षण से वंचित रह गई हैं,
वो शिक्षा के अभाव में रह गई हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उनकी शिक्षा के लिए कॉन्वेंट स्कूल बनावे, अच्छे स्कूल बनाए और उनको आगे लावे। इस तरह की जो वर्गीकरण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की है, ये देश को पूरी तरह से बांटने के लिए, देश को गंभीर स्थिति में ले जाने की बात है। और ये स्वतः संज्ञान नहीं आया। स्वतः संज्ञान हम तब मान लेते जब देश में गंभीर घटनाएं घटती हैं, उसका कभी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। तमाम गंभीर घटनाएं होती हैं, चाहे चुनाव को लेके हो, चाहे धार्मिक भावनाओं को लेके हो, चाहे संविधान को उसकी समीक्षा को लेके हो, तब सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं स्वतः संज्ञान लेता। जैसा कि हमारे देश की बेटियों के साथ में भी दुराचार होता है। अभी जो वीनस फोगट है, उसने ओलंपिक में, मैंने आज ही देखा, उसमें वो फाइनल में पहुंची है, वीगाट फोगट, और उसके साथ जो कितनी ज्यादती हुई, तब उसको न्याय नहीं मिला। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट में बाबा साहब का ये सपना था, संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था ये की थी जब देश आज़ाद हुआ तब, कि जो जातियाँ कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, जो जानवरों से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको समाज में विचारधारा से जोड़ने, समानता का उनको अधिकार देने के लिए जो बाबा साहब ने व्यवस्था की, समानता और स्वतंत्रता की, उसके मद्देनजर अगर बाबा साहब ने ये व्यवस्था की कि आरक्षण का लाभ इन लोगों को मिले, तो समाज की मुख्य धारा में इनको जोड़ा जाए सबके बराबर। मैं कहना चाहता हूँ, क्या आज भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को मान सम्मान नहीं मिल रहा, एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि महामहिम राष्ट्रपति को भी किसी भी बड़े प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता, क्या कारण है इसका? और पूर्व राष्ट्रपति थे, मैंने अखबार में पढ़ा था, वो अजमेर के पुष्कर के मेला में, उसमें गए, पुष्कर के मंदिर में, उनको सीढ़ियों पर बैठ के पुजारियों ने और पूजा कराई, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। दक्षिण में गए वही पूर्व राष्ट्रपति महोदय, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। जब इतने बड़े पद पे, भारत का जो सबसे बड़ा पद है, उस महामहिम राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तो आज SC ST की बात आप कर रहे हैं। आप SC को और जातियों में बांटना चाहते हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप SC को ही बांटना चाहते हैं तो क्या सामान्य वर्ग को भी बांटेंगे आप? ये सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है, 50% में SC ST OBC माइनॉरिटी सब हैं, बाकी 50% रह गया आरक्षण, वो उसे कौन ले रहा है? उसे सामान्य जाति ले रही है। तो उस सामान्य जाति में भी यार वर्गीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठाकुर को इतना परसेंटेज, पंडित को इतना, ब्राह्मण को, वैश्य को इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना। सामान्य जातियों में जितनी जातियाँ हैं उनको भी वर्गीकरण के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आरक्षण किसको मिल रहा है? SC ST OBC को नहीं मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है सामान्य जाति को। सामान्य जाति की आबादी 15% और वो 50% आरक्षण ले रहे हैं, और बाकी लोग रह गए 85%। उन 85% को 50 मिल रहा है, तो किसका ज़्यादा है आरक्षण? आप आरक्षण की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो आरक्षण आप ख़त्म करिए देश से, और सभी लोगों को समान रूप से उनको सम्मान मिलना चाहिए। और आरक्षण केवल आप इस पर ख़त्म नहीं करेंगे नौकरियों में, आप आरक्षण करिए धार्मिक जगहों पे। आप मंदिरों पे, पूरे देश के लाखों मंदिर हैं, वहाँ एक ही वर्ग का कब्जा है, उस पर आरक्षण ख़त्म करिए आप। उसके लिए एक व्यवस्था कीजिए कि जो कंपटीशन में पास होके आएगा वो किसी जाति वर्ग का हो, वही पंडा पुजारी बनेगा। जितने भी देश में लाखों मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक ही वर्ग का आदमी नहीं बनेगा। उस आरक्षण को भी ख़त्म करिए। आरक्षण हम कह रहे हैं ख़त्म होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जाति खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये संज्ञान लिया कि इस देश में जाति बढ़ रही है, जाति व्यवस्था बढ़ रही है और अत्याचार हो रहे हैं गरीबों पर, पिछड़ों पर, तो दलितों पे, तो कभी सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेता कितने अत्याचार हो रहे हैं। माँ बेटियों की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जाती है। जो ओलंपिक पदक विजेता थी, इतने दिनों उन्होंने अनशन किया, आज वो फाइनल में पहुंची वहाँ पे, और यहाँ की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तब संज्ञान नहीं लिया, उनको घसीट के वहाँ से उठा दिया गया। तो ये जो व्यवस्था हो रही है, जो अपराधी है वो, ये जो व्यवस्था हो रही है, इस देश को बांटने की व्यवस्था है। इस देश को ये गंभीर दौर में ले जा रहे हैं। सन 50 के बाद जब आरक्षण, जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो कुछ भी विकास हुआ, उस विकास के नाम पे ये देश को बांट रहे हैं, देश में दंगे करा रहे हैं।
आपको और कुछ भी संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब ये कावड़ियों का जो चल रहा है, आप देख रहे हैं अखबार में, टीवी न्यूज़ चैनल पे, कि रोड को बंद किया जा रहा है। कोई आदमी बीमार है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी को नौकरी के लिए जाना है, उसकी कार तोड़ रहे हैं, किसी की बाइक तोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। ये क्या है? पहले शिव शंकर जी नहीं थे तब आस्था नहीं थी, ये आस्था है? किसी को भी मारना पीटना, उसी के वाहन को तोड़ देना, ये आस्था है क्या? पहले शंकर जी नहीं थे? और अभी मैंने कल उस पर देखा मोबाइल पे वीडियो कि जहाँ महिलाएं स्नान कर रही हैं, उस महिलाओं के स्नान की जगह पर और वो कावड़िए स्नान कर रहे हैं ज़बरदस्ती। यहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं, उस घाट पे वो कावड़िए घुस गए। ये क्या है? ये कैसी आस्था है? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। ये जो देश को चला रहे हैं आज, उनकी भावनाएं हैं, ये भावनाएं अंदर से हैं। किसी रैली में किसी नेता ने कुछ कह दिया, किसी रैली में किसी नेता ने कुछ कह दिया, और उसी का संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट इस तरह की व्यवस्था कर रहा है। ये पूरी तरह से ये गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में। और वर्गीकरण ही करना है तो केवल SC ST में नहीं, सामान्य वर्ग में भी करना चाहिए। सामान्य वर्ग में इनका आरक्षण 50% फिक्स कर दो, ठाकुर का इतना, पंडित का इतना, वैश्य का इतना, सबका कर दो, सबका करना चाहिए। और आरक्षण सबसे पहले धार्मिक स्थानों से ख़त्म करना चाहिए। पूरे देश के लाखों जो मंदिर हैं, जो अरबों खरबों रुपया वहाँ आता है, उसको पहले ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए पुजारी कौन बनेगा? जो कंपटीशन में पास होगा, उसके लिए एक मानदंड बनाना पड़ेगा इनको। उसमें जो पास होगा, जिसको ज्ञान होगा, जिसको धर्म की जानकारी होगी, उस आदमी को उस पर पुजारी बनाया जाए। ऐसा नहीं कि पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा। जब जज का बेटा तीसरी पीढ़ी से जज बनता चला आ रहा है तो वो क्यों बनना है भाई? उसको क्या अधिकार है? जो कॉलेजियम व्यवस्था है, आप लोग कुछ लोग मिलके नाम चुन देते हो, ये हाई कोर्ट से ये जज बन के आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जज की जो परीक्षा में पास होते हैं दूसरी जातियों के लोग, क्या उनमें काबिलियत होती? क्या उनमें कम काबिलियत है? वो भी कंपटीशन पास करके आते हैं। जब वो कंपटीशन पास करके आ रहे हैं और हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच पाते? और एक ही वो उनकी सिफारिश वाले लोग वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जिस तरह से कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है, किसी ने मामूली कोई बात कह दी तो उसको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। और जब तुम्हारी संसद में एक आदमी गाली दे रहा है बुरी बुरी, उसके लिए स्वतः संज्ञान कोई नहीं लेता है। जब राहुल गांधी के खिलाफ उसने कह दी कि मोदी सरनेम ही क्यों ऐसे हैं जो पैसा लेके भाग रहे, लूट रहे हैं, तो एक मामूली आदमी ने, और वहाँ से वो डाल दिया सूरत से मुकदमा, जो भाजपा का विधायक था वो मोदी, उसने, और उस आदमी की सदस्यता खत्म हो गई। जो आदमी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ा हुआ है, उस आदमी को कितना सफ़र करना पड़ा, उसको कितना कष्ट झेलना पड़ा। अभी वो कंगना रनौत उसके बारे में कुछ भी पूछ रही है जाति। आप सुप्रीम कोर्ट की ये स्वतः संज्ञान नहीं लेते। आप लोकसभा में जो जनता चुन के भेजती है तुमको, यहाँ से क्षेत्र की जनता चुन के भेजती है, इसलिए नहीं भेजती कि वहाँ किसी की जाति पूछो। जनता इसलिए भेजती है मेरे क्षेत्र का विकास कराओ। आप शिक्षा की स्थिति क्या है आज, बेरोजगार की स्थिति क्या है? आज देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने वो अग्निवीर कर दी, आपने इसमें भी राजनीति कर दी। सेना में 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? है कौन सा नेता ऐसा है जो अपने लड़के को सेना में 4 साल के लिए भेजेगा? कौन सा नेता ऐसा है जो कावड़ियों के साथ कावड़ लेके भेजेगा? तो आप इस देश को, यहाँ की देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप बरकला रहे हैं उनको, और देश को गंभीर स्थिति में ले जा रहे हैं आप। करोड़ों लोग नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार इस सरकार में इतना हो गया है कि 10 गुना भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं यहाँ तहसील में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या होता है, तो मैं तो यहाँ से ही अंदाज़ लगा रहा हूँ। जो पिछली सरकारों में काम, जो बहुत कम पैसे में काम होते थे, आज जनता को भागना दौड़ना पड़ रहा है, उनके काम नहीं हो रहे। तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते आप, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। केवल आपके पास जाति और धर्म ही रह गया है। ये जनता क्षेत्र के लोगों को इसीलिए चुन के भेजती है कि तुम वहाँ लोकसभा में जाके, राज्यसभा में जाके जाति पूछो। कोई भी कुछ भी पूछ रहा है। आप वर्गीकरण की बात करते हैं। संविधान में जो व्यवस्था की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसलिए आरक्षण की नहीं की कि आजीवन मिलेगा। उन्होंने ये कही थी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, SC ST के, इनको आरक्षण तब तक दिया जाए दूसरे समाज के जो लोग हैं इनके बराबर इनको सम्मान मिले समाज में। क्या मैं पूछ रहा हूँ सम्मान मिल रहा है आज भी?
जब देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, ये सम्मान है? तब स्वतः संज्ञान नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट। तो वर्गीकरण, जिनको सामान्य जाति में भी वर्गीकरण करना पड़ेगा। आज आप SC ST में कर रहे हो, कल OBC में करोगे। पिछड़ी जातियों में पहले कोशिश भी की थी तुमने, तो तुम OBC में भी करोगे, SC ST में भी करोगे, सामान्य जाति में क्यों नहीं करोगे? आप ये पूरे देश के लाखों मंदिरों पे बैठे हो जमे हुए, ये करोड़ों अरबों रुपया खींच रहे हो तुम्हारा क्या अधिकार बनता है? उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए, जो पुजारी पास होगा वो पुजारी बनेगा। आप क्यों बनोगे? हर जाति का आदि बनना चाहिए। मैडम, जिस प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? और जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर जो मंदिर हैं, मठ हैं या बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर एक ही समाज के लोगों का वर्चस्व है, वहाँ पर पुजारी और मठाधिकारी एक ही समाज के लोग बने हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसी बातों, ऐसी जगहों पर भी संज्ञान लेकर अन्य समाज के लोगों को भी अधिकार प्रदान करें? तो क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो फैसला दिया गया है जो SC के आरक्षण पर? मैं बबीना रानी शान, दीवानी कचहरी आगरा, डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड की लेखा निरीक्षक उस समय दीवानी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सराहनीय नहीं है, और ये जो हमारी SC कास्ट के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। आगे चल के जो हम लोग यहाँ तक आए हैं, ये लोग उनको बिल्कुल ये बात उनको कतई भा नहीं रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरफा फैसला किया है। धीरे धीरे करके ये एक नींव डाल दी है कि हमारे लोग जो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, हम जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, सब जगह हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब बन चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कुछ नहीं बन पाएंगे। ये बात ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं। इस बात को लेकर अगर ये समानता की बात कर रहे हैं, समानता की बात, तो फिर इसको लेके क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ मंदिरों में आज तक इन्हीं का ही ये बोलबाला है। पुजारी वहाँ पे पूरा जो भी वहाँ का ट्रस्ट है, जो सारी चीज़ें उनको वो रखता है, और हमारे लोग वहाँ पे मंदिरों में जा के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनमें कोई समानता की बात नहीं आ रही। आज भी हम SC समाज के लोग इतने पीछे हैं, आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हर परिवार की स्थिति एक सी नहीं है। हर गली मोहल्ले में आज भी ऐसी मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ पे अभी कोई भी कोई भी उच्च अधिकारी वहाँ पे पैर रखने तक की नहीं जाता है, क्योंकि उसे स्मेल आती है गंदी, इसलिए वो वहाँ तक जा नहीं पाता है और वो पीछे ही वापस आ जाता है। कुछ महिला प्रताड़ित होती हैं हमारे समाज की, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हुई है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया इसको सुप्रीम कोर्ट को। और दूसरी चीज़ ये धीरे धीरे करके एक एक करके हमारी जड़ को बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए इतना मेहनत करके, बलिदान करके इतना हमको यहाँ तक लाए थे, आज इस काम को वो इस तरीके से कर रहे हैं कि ये पीछे जाए कैसे, और हमें वो ऊपर से दिखा रहे हैं क्रीमी लेयर लगा के कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, समानता का अधिकार है, सब समान हो गए हैं। इतने वर्ष हो चुके हैं, 70 वर्ष हो चुके हैं, पूरे समाज की स्थिति सुधर गई है, क्योंकि वो समाज की स्थिति को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। समाज की स्थिति कुछ नहीं सुधरी है, 2-4 लोग सही होने से समाज में स्थिति नहीं सुधरती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, समानता की स्थिति जब सुधरेगी, जब एक एक घर का, एक एक परिवार का जाके बिल्कुल जनगणना की जाए, देखा जाए, मतगणना पूरी तरीके से, जिस तरीके से वोटर लिस्ट तैयार होती है उसी तरीके से बाकायदा सारी चीज़ों में देखा जाए। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, माननीय पुलिस के उच्च अधिकारी के पास भी नहीं है, जो भी इसके फील्ड में जो लोग रहते हैं, इसका लेखा जोखा रखने वाले, उनके पास भी इस चीज़ के लिए समय नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ पे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसा चला है यथास्थिति वही रहनी चाहिए जो पूर्व में थी, और हमें आगे बढ़ने का अभी और समय चाहिए। अगर इनको लग रहा है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल सबका निरीक्षण करा लें, जाँच करा लें। आप उस जाँच में अगर ये पाते हैं कि ये हमारी स्थिति समान हो गई है, पिछड़ी जो हमारे ऐसी समाज के लोग बिल्कुल समान हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल करा लीजिए, हमें कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अभी के लिए इस स्थिति को बिल्कुल एक तरफा ना करें, क्योंकि हमारा समाज अभी बहुत पीछे है। इन लोगों को सरकार को ये चीज़ जाननी पड़ेगी। सर, इस विषय पर आप भी क्या कहना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, जैसे मंदिर मठ हैं वहाँ पर एक ही समाज के लोगों को व्यवस्थित हैं, क्या अन्य समाज के लोगों में योग्यता नहीं है, या ये लोग उसमें लाना नहीं चाहते हैं समानता में? मैं अमरदीप उर्फ दीपक
सिविल कोर्ट दीवानी कचहरी आगरा बहुजन समाज सेवी। मेरा कहना इस विषय पे ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, अभी जो निर्णय दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने थोड़ी सी जल्दबाजी इसमें कर दी है, क्योंकि हमारा जो एससी समाज है वो काफ़ी पीछे रहा है। अब कुछ लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर समाज के 1000-2000 वर्ग के लोगों में अगर 4-6 लोग अगर प्रोग्रेस कर जाते हैं तो वो कई उन्नति का क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी मनील बस्तियों में जहाँ भी अगर आप देखे जाएंगे तो महिलाएं, बच्चे जो शिक्षा से भी वंचित चल रहे हैं, जिनके पास रोजी रोटी का भी साधन नहीं है, जिनके परिवार के लोग 100-200 रुपये कमाते हैं, तो अभी वो काफ़ी शिक्षा से वंचित चल रहे हैं। तो अभी चीफ जस्टिस को अभी फ़िलहाल निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसमें थोड़ा सा और संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात अगर मंदिर और मंदिरों में जब बहुजन समाज या एसटी एससी के लोग, अगर आपको लगता है कि इतने काबिल हैं या काबिलियत पे चल रहे हैं, तो फिर उन्हें मंदिर का पुजारी और ट्रस्ट का उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया जाता है। हमारा इस विषय में यही कहना है कि इस आदेश को अभी वेटिंग में रखना चाहिए जब तक इसका डिसीजन पूरा नहीं हो जाता है। जय भीम, जय भारत। सर, जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो फैसला दिया गया रिजर्वेशन को लेकर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। और दूसरा एक और सवाल है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज जो हमारे देश के संविधान को लेकर या उसमें दिए हुए गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो अधिकार हैं, उसको लेकर आए दिन कोई ना कोई निर्णय या टिप्पणियां करते रहते हैं। इसी को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जहाँ पर जो मंदिर हैं, मठ हैं, जहाँ पर एक ही समाज के लोग काफ़ी सालों से उसके उत्तराधिकारी बने हुए हैं, क्या हिंदू समाज में और भी अन्य तरीके के समाज के लोग हैं, क्या उनको भी मौका नहीं मिलना चाहिए? इन बातों पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? इन दो विषयों पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रेंजर इंडिया का मैं धन्यवाद करूंगा। अमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोलने का मौका देते हैं लोगों को। मैं ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया रिजर्वेशन को लेके, इसको मैं कहूँगा कि ये असंवैधानिक है। इसलिए कि अभी क्या है, क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे थे कि इसमें न तो इनने जाति गणना करवाई है न कुछ है। इससे पहले एक फ़ैसला और आया था पदोन्नति में, प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए, तब तो ये बोल दिया था कि साहब हम इसको कैसे करेंगे जबकि जाति गणना नहीं हुई है। तो अभी जो ये फ़ैसला जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या अब क्या जाति गणना हो गई? क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं तो जाति गणना तो पहले करवाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान रखा था, वो छोटे तबके के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ऊपर उठाने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन उसमें भी अभी कुछ हुआ नहीं। अब समझ में ये नहीं आता है, ये लोग ये कह रहे हैं, क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं कि सब जो सक्षम हो गए हैं, बहुत सारे लोग सक्षम हो गए हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग सक्षम हो गए हैं, तो कहाँ सक्षम हो गए हैं? अभी देखो, राजस्थान की एक घटना है, मुझे अभी याद आई है। राजस्थान की ये घटना, एक एसएसपी पुलिस कप्तान का, मतलब फोर्स का इतना बड़ा अधिकारी, उसकी खुद की शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ने के लिए उसको फोर्स बुलानी पड़ी थी। तो इतना बड़ा पावरफुल इंसान, इतना बड़ा अधिकारी को भी अगर इस तरह की वो कार्रवाई करनी पड़ती है, तो समानता आई कहाँ? समानता अभी तक आई नहीं, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ समझ में नहीं आता। अभी देखो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वही 250 परिवार के जो लोग हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। ओबीसी में अभी तक 2 ही 70 साल में है। 70 साल का अगर पूरा वो इतिहास देखें हैं तो 2 ओबीसी के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, 4 एससी के बने हैं। तो इतना बड़ा जो रिजर्वेशन है यहाँ पे, क्या है, जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको जन्म लेते ही रिजर्वेशन मिलता है। दूसरा, सरकार पता नहीं हमारा क्या कर रही है कि वो पहले से ही वो 50% 51% का रिजर्वेशन पहले लेके बैठे थे, अब उनको 10% का और स्पेशल रिजर्वेशन दे दिया है। उसके बावजूद भी रिजर्वेशन को लेके इतना हाय तौबा मचा रहता है, जिसका मतलब क्या ही कहें। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जाति गणना करवा लो,
कुछ ही परसेंट के लोग पूरे उसमें शासन सत्ता में वही अपना अधिकार जमाए हुए हैं। दूसरी बात, अगर मंदिर की पूजा पाठ की अगर बात करें तो सबसे बड़ा रिजर्वेशन उन्हीं 3% लोगों के पास है। अगर सही आकलन करना ही है रिजर्वेशन को लेके तो जाति गणना करवाएं, उसके हिसाब से जो है बंटवारा जिसके हिस्से में जितना आता है उसको करें। फिर तो इस तरीके के जो जजमेंट जो आ रहे हैं वो सही हैं। अभी इस तरह के जो एक पक्षीय जो जजमेंट आते हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं, बिल्कुल ही असंवैधानिक हैं। हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। तो बस इतना ही मैं कहूँगा कि जो कुछ भी है इसके सबसे पहले जाति गणना करवाई जाए, उसके बाद में रिजर्वेशन को ख़त्म करने का या जो भी सुविधाएं जो बाबा साहब ने दी थी उनके लिए वो करिए जाए। इससे ही बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में दर्शकों हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के दीवानी में स्थित डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी सिंह जी के पास, और आइए जानते हैं क्या कहना है इस विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है। और सर एक विषय और है कि जिस प्रकार से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट इन बातों पर जैसे संविधान या रिजर्वेशन या अन्य तरीके के जो बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ संज्ञान लेके टिप्पणियां करते रहते हैं। क्या ये लोग उन चीज़ों पे भी टिप्पणी कर सकते हैं जैसे कि बरसों से जो हिंदुओं में जो एक ही समाज के लोग जो मठों पर और मंदिरों पर एक ही समाज के लोगों का अधिकार जमा हुआ है, क्या अन्य समाज के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए? ऐसी बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? इन दो विषयों पर क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह एडवोकेट। मैं आज एक हफ्ता पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है हमारी, जो कि हमारे पूरा देश उस पर विश्वास करता है, और जो एक ऑर्डर पास किया है क्रीमी लेयर वाला, तो क्रीमी लेयर वाला जो ऑर्डर किया है जो पास, उसको कायदे से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 341 और 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में, और कि जो भी पास होता है लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, पास होने के बाद में तब जो है विधेयक आगे जाता है जब राष्ट्रपति उसको संशोधित करता है। ये होना चाहिए, न कि सर्वोच्च न्यायालय हमारी उस ऑर्डर को पास करना है। ये मैं इनकी जो है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा अपना विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें न सोचा हुआ है। एक तरह से ये गलत ऑर्डर है। और दूसरा रही बात क्रीमी लेयर की, देखे जाए तो हमारी न्यायपालिका में अभी एससी का कोई भी जज हाई कोर्ट जज नहीं बना, और हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट में जज भी देखे जाए तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, जीरो है। तो कहाँ से हो गई क्रीमी लेयर वाली रिजर्वेशन वाली बात होती है? तो क्रीमी लेयर तो तब होता है कि भाई हमारी पूरा कोटे के हिसाब से हमारे जजों की हमारी नियुक्ति बड़े सचिवालय में देखिए एक भी व्यक्ति हमारा एससी का नहीं है, जो कि, और दूसरा न्यायपालिका के अंदर भी जो जिसका पिता न्यायपालिका में जज बन गया है वहाँ पे, तो वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कॉलेजियम सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम कभी भी क्रीमी लेयर तो हल्ला मचा दिया इन्होंने। एक आदमी 100 आदमियों में अगर कोई पद पे बैठ गया तो क्या उससे क्या क्षतिपूर्ति हो जाएगी? उससे क्या रिजर्वेशन पूरा हो जाएगा? दूसरा 17% रिजर्वेशन की बात करते हैं, 17% में कितनी जातियां बढ़ा दी हैं इन्होंने, जाति उसमें बढ़ा दी है, रिजर्वेशन की क्षमता ऊपर नहीं की है, और वही 17% पे आगे टिके हुए हैं। दूसरा, आज देख लें जगह एससी का ही आदमी, जो हमारे वाल्मीकि समाज है, गटर में सफाई कर्मचारी जो गटर साफ करते हैं उसमें मरते हैं। क्या और लोग नहीं इसमें इस काम को कर सकते? अगर क्रीमी लेयर की और उसकी रिजर्वेशन की बात करें तो क्या वो लोग उसमें गटर में घुस नहीं सकते? और मंदिरों में आज भी उन्हीं का प्रतित्व है, कहीं तो मंदिरों में आज भी लिखा हुआ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता है कि भाई इसमें लिख दिया है कि साफ लिखा है। अभी कल ही मैंने देखा था कि शायद केदारनाथ का है, कहाँ का, कि यहाँ दलितों का प्रवेश वर्जित है।
तो ये कहाँ से क्रीमी लेयर आ गया? आए दिन SC ST का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, सरेआम हाथ काट दिया, गर्दन काट दी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिखता है। अब बस खाली ये दिखता है कि 4 आदमी SC के अगर कोई अधिकारी बन गए तो उससे ये क्रीमी लेयर में आ गए, इसलिए इनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाए। मैं तो इसके लिए घोर निंदा करता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आर्डर निंदनीय है, मैं साफ कहता हूँ। और माननीय न्यायालय द्वारा जो आर्डर पास किया है, इसमें मैं अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन करूँगा कि विचार किया जाए इसको। सर क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आरक्षण पर किया गया है, और दूसरा एक सवाल और है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा जो फैसला दिया गया है रिजर्वेशन को लेके SC के, इसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है क्या संज्ञान नहीं ले सकता है जो आज मंदिर मठ या जिस प्रकार से धार्मिक स्थल है वहाँ पर एक ही समाज के लोगों ने अपना वर्चस्व बना रखा है? क्या अन्य समाज के लोग हैं जो हिंदू धर्म जैसे कहते हैं, हिंदू धर्म के अन्य समाज के लोग हैं, उनको क्यों नहीं मौका मिलता वहाँ पे पुजारी या मठों के मठाधिकारी बनने का? अगर समानता चाहिए तो ऐसी जगह पे भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इन दोनों विषयों पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और आपको मैं बताना चाहूँगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो 1 अगस्त 2024 को जो फैसला दिया है कि SC का आरक्षण है तो उसको क्रीमी लेयर के आधार पर उन्होंने जो कहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं 142 अनुच्छेद 142 के तहत, जिसके तहत उन्होंने अपना प्रयोग करते हुए ये फैसला दिया है। लेकिन इसको अनुसूचित जाति का केवल अनुच्छेद 341 के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी को केवल पावर है। वो केवल ये तय करेंगे कि अनुसूचित जाति तो को किस कौन सी जाति है जिसको अनुसूचित जाति में रखा जाए। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का काम नहीं है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय जो राष्ट्रपति महोदय का कार्य है, अगर मालूम वो अपने माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महामहिम राष्ट्रपति जी का और जो राज्य सरकार को जो पावर देंगे, ये हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को, क्योंकि ये राष्ट्रपति के माननीय हमारे भारत के राष्ट्रपति के ये प्रथम नागरिक है। हमारे भारत के राष्ट्रपति उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अभी वैसे मैंने पूरा इसका अध्ययन किया नहीं है। जिस तरीके से मैंने समाचार पत्र के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो हमने देखा है और जो मैंने जो सुना है, तो उस तरीके से जो माननीय उच्चतम न्यायालय इसका पुनर्विलोकन होना चाहिए, इसका रिव्यू डलना चाहिए, इस पर दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए माननीय उच्चतम न्यायालय को। और मैं ये कहना चाहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से कि संसद को इसमें एक बिल पारित करना चाहिए कि एक कानून बनाना चाहिए कि जो इस तरीके से अगर मान लो ये इस तरीके के जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस तरीके से, तो जातियों का आपस में लड़ाने का कार्य हो जाएगा। प्रत्येक जाति ये कहेगी कि हम तो महादलित हैं। हर आदमी ये कहना चाहेगा कि मेरी जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, अधिक लाभ मेरी जाति को मिलना चाहिए। तो आपस में ये जातियां आपस में लड़ जाएंगी। और केवल जो जाति जो जिस तरीके से अनुसूचित जाति में रखा गया था, ये आरक्षण केवल ये नहीं है नौकरियों के लिए आरक्षण, ये आरक्षण था छुआछूत, जो छुआछूती थी पहले कि इनको हम पास में नहीं बैठा लेंगे, इनको नीच समझा जाता था। तो सरकार ने ये कहा था कि हम इनको समानता का दर्जा देंगे, जिस तरीके से भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उस तरीके से। दूसरा टॉपिक आपने ये छेड़ा कि ये मंदिर है, ये सभी जो मंदिर, पुराने मंदिर आप कोई भी देख लीजिए, उनका इतिहास पढ़ लीजिए आप। जो मंदिर है ये राजा महाराजाओं के बनवाए हुए मंदिर है। पहले प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्होंने मंदिर बनाए थे। अब मंदिरों पर क्या है, एक जाति विशेष का वर्चस्व है कि वही पंडित पुजारी बनेंगे, कि जब समानता का अधिकार है, संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, तो संविधान के अनुसार कि प्रत्येक जाति का वहाँ पर उन्हें पुजारी बनना चाहिए, उनको भाई मंदिर में जो ट्रस्ट है उनको भी लेना चाहिए, उनकी देखरेख में करना चाहिए। तो ये नहीं है कि किसी विशेष वर्ग को, विशेष जाति में
नागरिक को काम मंदिर में बैठा रखे, ये गलत है। और इस तरीके को माननीय उच्चतम न्यायालय को इस मामले में भी निर्णय पारित करना चाहिए कि मंदिरों पर सभी का समान अधिकार है। मंदिर सभी पूर्वजों के बनवाए हैं, राजा महाराजाओं के बनवाए हुए हैं। और मैं बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि संसद में कानून लाया जाए और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है कि इसमें दलितों के लिए अलग से आरक्षण होगा, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। संसद ने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी है। इस गाइडलाइन के तहत कि सरकार, राज्य सरकार इस तरीके से तय करेगी कि फलानी जाति को इतना आरक्षण होगा, इस तरीके से इतना आरक्षण होगा। ना ही उन्होंने ये तय किया है कि कितना तक का वही वार्षिक इनकम हो, कि मतलब मंथली इनकम है, कि सर्विस वालों को नहीं है। ऐसा कोई भी उन्होंने गाइडलाइन नहीं दिया है। तो इस तरीके से राज्य सरकारों के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो राज्य सरकार भी इस तरीके का फैसला नहीं ले सकती है, इसलिए संसद में इस तरीके का कानून लाके उस पर रोक लगाई जाए। सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो चल रहा था? इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप इसके पीछे छुपी हुई मंशा को देखिए। हकीकत ये है कि इसके पीछे से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और ये राजनीतिक पार्टियों के माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से या अन्य कोर्टों के माध्यम से अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं पूर्ण की जा रही हैं, जो उनके द्वारा शुरू से ही, जब से इस संविधान को लागू किया गया है, जब से परम पूज्य बाबा साहब ने ये संविधान देश को समर्पित किया, तभी से ये उच्च जातियां जो छोटी जातियों से असमानता का व्यवहार करती थीं, इसलिए बाबा साहब इस आरक्षण को लाए थे। उनका ये कोई उद्देश्य नहीं था कि केवल नौकरी में आरक्षण हो या अन्य चीज़ों में। जो असमानता का माहौल था इस देश में, जातियों में जो बांटा गया था, जिस प्रकार से छोटे लोगों के साथ इतना नीचता का व्यवहार किया जाता था, उस व्यवहार को इस देश के सभी नागरिकों के लिए एक समानता लाने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था इस संविधान में की थी। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान में, कानून में हिंदू कोड बिल लाए थे और उन्होंने महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की थी समानता की, उसी प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये देश के मनवादी लोग, इस देश में जो मनवादी व्यवस्था को चाहते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से इस आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म करके पुनः असमानता की भावना को लाना चाहते हैं, जिसका एक परिणाम आपने पिछले 2 अप्रैल को जो वो हुआ था देशव्यापी आंदोलन, वो आपने देखा था। उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने एक आरक्षण के संबंध में, SC/ST का जो कानून था उसके संबंध में एक निर्णय दिया था, तो पूरे देश में आंदोलन हुआ था और उसी की सुगबुगाहट अब भी आपको सुनने को मिल रही होगी। आने वाली 21 अगस्त को आपको देश में एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं है, ये निर्णय है उन राजनीतिक पार्टियों का जो इस माननीय उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालयों के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती हैं और देश में पुनः असमानता लाना चाहती हैं, मनवादी व्यवस्था लाना चाहती हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जो फैसला आया है विजय रविशंकर को लेकर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और सवाल है हमारा कि जिस प्रकार से जो मंदिर और मस्जिदों में जो एक ही समाज के लोग पुजारी और मठाधिकारी बनते हैं, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लेती है सुप्रीम कोर्ट? इस बात पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर अपना फैसला दिया है, उस पर कोई चर्चा करने से पहले, कोई टिप्पणी करने से पहले मैं ये अवश्य चर्चा करना चाहूँगा कि 1935 में इसी समस्या को लेकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट किया था। पूना पैक्ट से पहले भी जब 32 में और 31 में बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए थे, तभी भी उन्होंने इस देश की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी और वहाँ की सरकार से भी कहा था कि हमारे लोग सदियों से पिछड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से असंपन्न हैं, सामाजिक रूप से असंपन्न हैं, पैसे से असंपन्न हैं, शिक्षा नहीं है हमारे पास,
शरीर में ताकत नहीं है, तो ऐसी हालत में क्या जब अंग्रेज़ सरकार नहीं थी तब की स्थिति, अब अंग्रेज़ सरकार यहाँ आ गई है, तो क्या पहले हम पानी नहीं पी सकते थे कि आज अंग्रेज़ सरकार हमें पानी पिला सकती है? क्या हमें संपत्ति का अधिकार पहले नहीं था कि आज हमें संपत्ति का अधिकार आपने दिला दिया है? तो खुलकर ब्रिटेन में जाकर के बाबा साहब ने इस बात को कहा और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि 150-200 साल के अंदर भी अंग्रेज़ सरकार भी उनके लिए हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई। 1935 में बाबा साहब ने वही बात कही थी कि हमें आरक्षण इसलिए भी चाहिए कि हम अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं देश के अंदर, हमें देश के मूल निवासी हैं, हमें वो सुविधा मिलनी चाहिए जो अन्य लोग उसको ले रहे हैं। इसी बात के ऊपर एक सहमति बनी कि देश जब आज़ाद होगा तो हम आरक्षण की बात कुछ करेंगे, और अंततोगत्वा देश की आज़ादी के बाद में आरक्षण की बात सामने आई थी। तो सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने व्यवस्था की थी कि संपत्ति को लेकर, शिक्षा को लेकर, सामाजिक व्यवस्था को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर ये हमारी व्यवस्था की जाएगी। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, कितना अमल हुआ कितना अमल नहीं हुआ वो आप सब जानते हैं। समय समय थोड़ा बहुत कुछ किया, कांग्रेस सरकार ने कभी भी इस तरह के नहीं सोचा कि इनके साथ हम कुछ किया जाए। ये रेवड़ी की तरह से रेवड़ी बांटी गई, न उन्होंने कभी मंत्रालय दिया, न राजनीति में हम अधिकार दिया, न शिक्षा का अधिकार हमें मिला, और न संपत्ति का अधिकार मिला, न प्रॉपर्टी का अधिकार मिला। अंततोगत्वा जब और सरकारें बदलती आई तो वो तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने तो जो कुछ करते थे उस पर कटौती करना शुरू कर दिया। हम अपने छात्र जीवन में हम देखते थे कि 11वीं क्लास के बाद में वजीफ़ा मिलता था और उसके बाद शिक्षा के अधिकार भी हमें मिलता था, नौकरी भी मिलती थी, लेकिन उसमें कटौती होना शुरू हो गई। अब किस नाम पर? क्रीम लेयर के नाम पर। तो कटौती में अब क्या किया? वजीफ़े मिलना बंद, शिक्षा में हमारे क्षेत्र में बंद, नौकरियों में बंद, प्रवेश में हमारा प्रमोशन होता था प्रमोशन बंद। तो धीरे धीरे आरक्षण को लेकर के बजाय हमें कुछ मिलने के उसमें कटौती और शुरू हो गई हमारी। अब आकर के इस स्थिति में जब आज की सरकार है जो 21वीं शताब्दी की बात करती है, लेकिन आप विचार करिए आरक्षण को लेकर क्या जो 40 साल पहले व्यवस्था थी अब तो वो भी नहीं है। किसी भी स्कूल में शिक्षा के नाम पर कहाँ हमें कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिल रहा। अब तो हमारे जितनी मिलता था उससे कटौती और होती है। अब तो ये कर दिया गया है कि जो आदमी 50 रुपये रोज़ कमाएगा वो आदमी भी वजीफा नहीं मिलेगा, उसे भी केवल 1 लाख रुपये कितने 36,000 मिलेंगे वो वजीफा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो बर्तन मांगने वाली औरतें हैं, वो भी आजकल वो सरकार के नियम के हिसाब से पैसे ज़्यादा कमा रही हैं, उनको वजीफा नहीं मिलता। मेरा कहना यह है कुल मिला करके कि आरक्षण की जो व्यवस्था की थी बाबा साहब का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को दिन पर दिन उस पर कटौती होती है, बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब मुझे मार सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया व्यवस्था कि जो कुछ भी है उस आरक्षण में भी अब और दूसरा आरक्षण काय बात का क्रिमिनल के नाम पर हमें कटौती कर दी गई, वो ख़त्म हो गया। बच्चों ने सुरक्षा व्यवस्था करी, बच्चे लिख पढ़ कर अगर IAS PCS बन भी गए, कितने लोग ऐसे लोगों की 0% भी संख्या नहीं है देश के अंदर, उनको आपने कटौती करना शुरू कर दिया। इनके परिवार को काटिए, जो दाल रोटी रोज़ खा रहे हैं उनको परिवार को आर्थिक आधार पर काटिए, तो लिख पढ़ के थोड़ा आगे निकल के बाबू बन गए उनको तनख्वाह मिलती है उसको उसे काट दीजिए। तो अब क्रिमिनल को सुप्रीम कोर्ट कहता है उसका भी वर्गीकरण कर दीजिए। हज़ारों की संख्या में हमारे शिवकाश के लोग आते हैं, उनमें भी वर्गीकरण करके कितने लोग रह जाएंगे फिर नीचे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है पूरी तरीके से हमारे पैरों को काटने वाला निर्णय है। इस निर्णय से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इससे क्या होगा कि हमें बिल्कुल सने बिल्कुल 0 पर हम लोग आ तो गए ही हैं, इससे वर्गीकरण और हो जाने से हम और 0 पर आ जाएंगे। एक तो मेरा निवेदन ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए कि क्या हम दे रहे थे पहले और उसमें से अब उसको भी कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये कैटेगराइज वाली बात को पूरे देश के दलित समाज के लोगों को बिल्कुल इस पर सहमत हम नहीं होना चाहते। दूसरी बात क्रिमिनल वाली बात बताइए, वो पहले से इसके लोग आलोचना करते थे, अब उसे करके और ज़्यादा आलोचना हो जाती है। बाबा साहब ने भी बहुत पहले कहा था, क्या मंदिरों में हमारे समाज के लोगों को, चाहे वो कितना ही विद्वान क्यों नहीं हो, क्या कोई पुजारी बनाता है? नहीं बनाता। चाहे कोई ब्राह्मण कितना ही आचरण से खराब हो, चाहे कितना ही अज्ञानी हो, चाहे बहुत ही मूर्ख हो,
लेकिन अगर जन्म से ब्राह्मण हो गया तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। लेकिन हमारा दलित समाज का आदमी कितना बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा उसे ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वो किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। आज की व्यवस्था भी वही व्यवस्था है कि आज के समय में भी कितने विद्वान होने के बाद में भी आपकी पूजा नहीं होगी, आपका सम्मान नहीं होगा। और वो लोग जन्म से ही चाहे कितने गंदे हों, चाहे कितने अज्ञानी हों, अविद्या वाले हों, लेकिन वो केवल पैदा होकर आ रहे हैं ब्राह्मणी के पेट से, इसलिए उनको ब्राह्मण का दर्जा देता है। तो मैं समझता हूँ आपकी इस बात के लिए भी कि आज की तारीख में भी जो बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था उसका पालन कहीं नहीं होता। हमारे समाज के दलित समाज के लोगों को कितने ब्राह्मण होने के बाद में भी उनका एक ही तरीका है कि बाबा साहब ने जो धर्म दिया हमको, तथागत भगवान बुद्ध धर्म, वहीं हम जाएं, वहीं हमको सम्मान मिलेगा, वहीं समानता मिलेगी, वहीं बराबरी का दर्जा मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ हम जो आरक्षण का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, टोटका दिया है, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, इसका हम विरोध करते हैं। इसका फिर दोबारा से मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए और फिर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। थैंक यू। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस समय आदेश किया है वो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध किया है। जो सुप्रीम कोर्ट संविधान की शपथ लेकर के अपना कार्य करने के लिए होता है, वो संविधान की हर कदम पर धज्जियां उड़ा रहा है। अब चाहे कोई भी हो, जैसे अभी संविधान में ये लिखा हुआ है कि सामाजिक समता लाने के लिए आरक्षण है, आर्थिक उसमें कोई नहीं है। क्या हमारे देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति अभी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो समृद्ध, आर्थिक समृद्ध नहीं हुए? आर्थिक समृद्ध होने के बाद, राष्ट्रपति होने के बाद भी उनके साथ अनटचेबिलिटी अब भी है, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ संज्ञान लेना चाहिए। मेन चीज़ है कि संविधान जो मूल भावना है उसके साथ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे गवर्नमेंट स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल, सभी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इनकी एक ही मंशा है, चाहे कोई भी संस्था हो, कि संविधान व्यवस्था ख़त्म हो और मनवादी व्यवस्था लागू हो। इसकी हम पूरी तरह से जो कहली निंदा ही कहेंगे, हमसे निंदा करते हैं। और ये एक देश के लिए और विशेषकर एससी के लिए बहुत ही आगे जो पहले व्यवस्था थी वही होने जा रही है। इस पर संज्ञान ले। कोई भी एससी अपने मन में ये न सोचे कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मुझे आरक्षण, सभी ने सहयोग किया है। और मेरा सुप्रीम कोर्ट से पुनः आग्रह है कि इस अपने आदेश पर पुनर्विचार करें और जो आदेश जो लागू किया है उससे अति शीघ्र वापस लें और जो यथा व्यवस्था थी पहले वही रखें। थैंक यू। माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया और जो 7 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला लिया है वो बहुत गलत लिया है। और कभी भी कोई भी फैसला जो है लोकसभा में पारित होना चाहिए, उसके बाद कहीं आना चाहिए। ऐसा कोई नहीं किया है और इसका देश में काफ़ी विरोध हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि अब तक जितने भी आरक्षण हैं SC ST के या BC के, क्या कहीं रिजर्वेशन का कोटा पूरा है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, उसमें SC कितने हैं? हाई कोर्ट में, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, उसमें SC के कितने हैं? इस पर कभी कोई संज्ञान नहीं लिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है, या ये कहा जाए कि न्यायपालिका पूरी तरीके से सरकार के अधीन है और जो सरकार कहती है वही काम करते हैं, ये गलत है। जबकि न्यायपालिका हमारे देश की स्वतंत्र है और स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्रता में ही काम करेगी ये। अब तक जो है फैसले होते आए हैं, लोकसभा में होते थे, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं होते थे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे देश में दलितों और पिछड़ों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल अखबार में निकाल देने से और सांत्वना देने से काम नहीं चलता, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कोर्टों में जाते हैं, कोर्टों में यहाँ रिहा हो जाते हैं। जो दुष्कर्मी आदमी हैं, जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं बहू बेटियों के साथ में, वो भी कोर्ट से बरी हो जाते हैं और लिख दिया जाता है कोई साक्ष्य नहीं मिला। जबकि सरकार की ड्यूटी है
सरकार की ड्यूटी है कि अपना साक्ष्य संकलन करे और पूरा करे कोर्ट में। ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जहाँ तक सवाल है, ये तो केवल जाति का वर्गीकरण हो रहा है। शेड्यूल कास्ट में भी शेड्यूल कास्ट बनाए जा रहे हैं और दूसरे, जो गलत है। मैं तो कहूँगा कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का गलत है, इसको वापस लिया जाए और जन आंदोलन की तैयारी जो हो रही है उससे बचा जाए, क्योंकि जन आंदोलन जो होगा बहुत घोर जन आंदोलन होगा। इसके लिए इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं कई बार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।